अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोगों ने आज ऑल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर पढ़ना है, जो कि हमारे पास एमडीकेट 2025 के सिलेबस में नया इंक्लूड हुआ है। ठीक है, अगेन ये वाला चैप्टर भी हमारे पास इन बोर्ड के बच्चों के लिए थोड़ा सा न्यू है। बाकी बोर्ड के बच्चे इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल है। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स हमारे सिलेबस में नहीं दिए हुए। अब नॉर्मली ये होता है कि हम लोग पूरा पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं और इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मगर क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी कम है और दूसरी बात ये है कि अभी बच्चों को चाहिए कि वो अपने सिलेबस को पहले खत्म करें, उसके बाद उन टॉपिक्स पे जाएं जो कि नया है, जो कि हमारे पास नॉट इंक्लूडेड है। सही है, तो हम लोग की कोशिश भी यही रहेगी कि हम लोग एटलीस्ट अभी वो वाले टॉपिक्स तो कर ही लें जो कि हम लोगों को पता है कि डेफिनेटली आने वाले, और जिन टॉपिक्स हमारे पास अभी इंक्लूडेड नहीं है उनको या तो आप लोग खुद से कर लें, या फिर जब हमारे पास इंशाल्लाह ताला वो तमाम टॉपिक्स के लेक्चर अपलोड हो जाएंगे जो कि नए एडिड हैं, तब हम लोग उन टॉपिक्स पे वापसी आ जाएंगे। सही है, वैसे वो जो टॉपिक्स है वो भी इन बेसिक्स से ही रिलेटेड है। तो अगर आप लोग की ये चीज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, तो आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। सही है, तो हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं हमारे चैप्टर से, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब भाई, अगर आप लोगों ने ना इसी चैनल के ऊपर मेरी वीडियो देखी है अबाउट हमारे पास क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन। सही है, तो आप लोगों को इस बात का अंदाजा होगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है क्या। और रेक्टिफाई हम लोग करते हैं कि हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांजिस्टर, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में इंक्लूडेड है। तो ये चीज तो आप लोगों को आनी चाहिए। अलबत्ता ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना कि हमारे पास ना जो नॉर्मल करंट होता है या फिर जो नॉर्मल वोल्टेज होता है, जिसको हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है अपने हर चैप्टर के अंदर सिवाय इसके, इधर इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इधर इट इज इलेक्ट्रिसिटी, इधर इट्स मैग्नेटिज्म, इंडक्शन। हमने एक बात को हमेशा अपने दिमाग में रखा है कि हमारे पास जो वोल्टेज है ना, वो है हमारे पास यूनिफिजिक। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वोल्टेज पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो सिर्फ नेगेटिव है। अलबत्ता जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास जो हमारा वोल्टेज है वो है बाईफेजिक। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग इसे किसी भी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना, अगर हम लोग इसे किसी भी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हम लोगों को इसका पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों ही कंसिडर करना पड़ेगा। यानी थोड़ा सा पॉजिटिव भी होगा, और जितना पॉजिटिव है, ऑल्दो यहाँ पे मैंने उतना नेगेटिव नहीं बनाया, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव भी जाएगा। ठीक है, यानी इसकी दो पीक वैल्यूज होंगी, एक पॉजिटिव पीक वैल्यू होगी और एक नेगेटिव पीक वैल्यू होगी। सही है, जो मैग्नीट्यूड होगा ऑब्वियसली बात है वो सेम रहेगा। लेट्स से अगर यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे भी 5 ही रहेगा। हम लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट या वोल्टेज होता है जो कि हमारे पास बाइफेजिक होता है। जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है। अगर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल को मिला दे तो हम लोग कहते हैं हमारे एक साइकिल कंप्लीट हो गया। जितना टाइम एक साइकिल कंप्लीट होने में लेता है, इसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। सही है, ये वेव वाले चैप्टर से बिल्कुल अलग नहीं है। दूसरी चीज ये कि हमारे पास एक सेकंड में जितने साइकिल्स कंप्लीट हो जाए उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अगेन बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, वेव वाले चैप्टर में हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ होगा ये। तीसरी चीज जो कि थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो मैक्सिमम वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है ना, जो हम लोग रीच कर सकते हैं, दैट इज द पीक वैल्यू। दैट इज द पीक वैल्यू, मतलब ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है या फिर वो मैक्सिमम करंट है जो हमारे पास रियलिस्टिकली अप्रोच हो सकता है। अच्छा, मैक्सिमम क्यों है? क्या हर वक्त हमारे पास उतना वोल्टेज नहीं यूज हो रहा होता? बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने यहाँ पे खुद ग्राफ में बनाया है कि किसी पॉइंट पे हमारे पास वोल्टेज 5 से कम है, जैसे यहाँ पे हो सकता है 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 3.5 हो, और कहीं पे तो नेगेटिव के अंदर भी कम है। सही है, तो अगर हम लोग को ये पता करना हो कि ऑन अ मीन हमारे पास ऑन एन एवरेज कितना वोल्टेज या करंट प्रोवाइड हो रहा है, तो हम लोगों को इसका एक फॉर्मूला निकाला हुआ है। हम लोग उसको हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। और जब हम लोग वोल्टेज के लिए निकालते तो वीआरएमएस बोलते हैं से, जब करंट के लिए निकालते तो आईआरएमएस बोलते हैं। दोनों में जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। लेट्स से हम लोग वोल्टेज की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ऊपर लेंगे वोल्टेज की पीक वैल्यू और उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे √2 से। जैसे अगर हम लोग यहाँ ये वाली सिचुएशन ले जहाँ पे हमारी जो पीक वैल्यू थी वो थी 5, तो अगर वो वोल्टेज ऊपर लिया 5 अंदर √2 निकाल दिया, तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये वो ऑन एन एवरेज वैल्यू होगी जो थ्रू आउट अवर साइकिल हम लोगों ने ऑन एन एवरेज प्रोवाइड की। सही है, लेट्स से इसकी वैल्यू आगे, वैसे इसकी वैल्यू आएगी 1.4 है ये, तो लेट्स से इसकी वैल्यू आगे 3.79। सही है, तो हमारा जो सोर्स है ना, हमारा जो एसी सोर्स है, उसने ऑन एन एवरेज
3.79 वोल्टेज प्रोवाइड किया। क्या उसने हर सेकंड 3.79 वोल्टेज प्रोवाइड किया? नहीं। हो सकता है किसी सेकंड उसने 5 किया, हो सकता है किसी सेकंड 4 किया, हो सकता है किसी सेकंड किया ही ना हो, बट ऑन एन एवरेज उसने 3.79 वोल्टेज प्रोवाइड किया। सही है। ये हमारे पास कैसे निकला इससे? तो जब हम लोग इनके फॉर्मूले लिखते हैं ना, तो हम लोग VRMS निकालते हैं, और जब हम लोग वी लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा। साइन थीटा बेसिकली ये बताता है कि किस पोजीशन पे हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे कि इसी को हम लोग खोल दें तो थीटा हमारे पास खोलता है WT में, V नॉट साइन ओमेगा टी। इसको फर्दर खोला जा सकता है, इसकी हमें पता है वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं V इज इक्वल टू V नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। ये फॉर्मूला वाला टी 1 अपॉन टी होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये जो फॉर्मुलेज हैं आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, ये आपकी बुक में बहुत अच्छी तरह से लिखे हैं। अगर नहीं मिल रहे तो आप लोगों ने हमें हमारे इंस्टाग्राम के हैंडल पे मैसेज करना है, और आपको वहाँ पे इन फॉर्मुलेज की एक कलेक्टिव शीट मिल जाएगी। सही है। फिर हमारे पास आता है V इज इक्वल टू V नॉट साइन, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा 2 पाई FT। सही है। और कुछ किताबों में जैसे कि पंजाब बोर्ड में आई हूँ, यहाँ पे फाई भी लिखा हुआ है। फाई का मकसद ये होता है कि हमें बता दे कि हम लोग किस पोजीशन की बात कर रहे हैं और उस वेव की ट्रेजेक्टरी क्या होनी है। सही है। बेसिकली फाई ये बताता है। ओके। अब बेसिकली ना हम लोगों को ये पता चल गया कि हमारे पास AC वोल्टेज, AC करंट होता क्या है। हमारे पास इसकी कुछ हमें टर्म्स होती हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, पीक क्या होती है, हम लोग को ऑन एन एवरेज जितनी वोल्टेज या करंट प्रोवाइड हो रहा है वो कैसे निकालते हैं, ये पता चल गया। सही है। हम लोगों को ये फॉर्मूलेस कुछ पता चल गया है। अब ना बेसिकली हम लोगों को जो सिलेबस ने बोला है, उसने बोला है कि भाई आपको 2 कॉन्सेप्ट और पता होने चाहिए, और उसके बाद आपको 3 इम्प्लीकेशंस पता होनी चाहिए उन कॉन्सेप्ट की। तो जो 2 कॉन्सेप्ट है ना जो हमें पता होने चाहिए, वो ये हैं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास फेज लीड और लैग क्या होता है। ये 2 कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए। तो इससे ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज जो आपकी जनरल नॉलेज में है और आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास 50 हर्ट्ज का जो वोल्टेज होता है ना, ये हमारे पास होता है AC वोल्टेज, हमारे घर पे प्रोवाइड होता है। अच्छा, हमारे घर में जो वोल्टेज प्रोवाइड होता है ना, दैट इज बेसिकली AC। कुछ अप्लायंसेस डायरेक्टली AC इस्तेमाल करती है, और कुछ अप्लायंसेस विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग रेक्टिफाई करती है, और रेक्टिफिकेशन के थ्रू उस AC को DC में कन्वर्ट करती है। बट जो घर पे जो वोल्टेज आता है वो 3 फेजिक AC वोल्टेज होता है। सही है। अच्छा, अब हम लोग अगर बात करें फेज लीड और लैग की, तो आप लोगों ने इसको समझना है अच्छी तरह से। सबसे पहले बात करते हैं फेज लीड की। फेज लीड क्या होता है? बेसिकली लेट्स से हमारे पास यहाँ पे 2 वोल्टेज की हमारे पास एक ग्राफ है, जहाँ पे हमारे पास 2 क्वांटिटी हमारे पास हमने रजिस्टर की। पहली क्वांटिटी लेट्स से एक हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास वोल्टेज आया, यहाँ पे इसने पीक मारी और ये वापस चला गया, और यहाँ पे ना हमारे पास करंट भी था। यहाँ पे हमारे पास क्या भी था? यहाँ पे हमारे पास करंट भी था। अब क्या हुआ? करंट भी आया, करंट थोड़ा सा उसके पीछे था, लेकिन करंट ने यहाँ पे पीक मारी। करंट की पीक लेट्स से यहाँ पे आ गई। वोल्टेज की पीक कहाँ पे आई थी? वोल्टेज की पीक आई थी यहाँ पे। तो ये वोल्टेज के लिए पीक है और ये करंट के लिए पीक है। सही है। तो हम लोगों ने देखा कि करंट पहले आया, करंट ने लीड की अपनी पीक, और वोल्टेज ने लैग किया, वोल्टेज उसके पीछे पीछे आकर वोल्टेज ने भी अपनी पीक दी। तो जिस क्वांटिटी की जो पीक हो वो पहले आ जाए उसको हम लोग कहते हैं लीडिंग या फिर फेज लीड, और जिस क्वांटिटी की हमारे पास जो पीक हो बाद में उसको हम लोग कहते हैं लैगिंग या फिर फेज लैग। फेज लीड और लैग के अंदर ये फर्क होता है कि फेज लीड पहले अपनी पीक देती है और फेज लैग बाद में अपनी पीक देती है। सही हो गया। अच्छा, जब हम लोग इसको एक फेजर डायग्राम के अंदर हम लोग इसको बेसिकली लिखते हैं ना, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जो लीड होता है ना वो हमेशा ऊपर होता है। लेट्स से हमारे पास ये लीड थी, हमारे पास ये वोल्टेज हमारी, और जो लैगिंग थी ना वो हमारे पास नीचे होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। ये है हमारे पास लैगिंग। तो हमारे पास फेज लीड ऊपर आ गई और फेज लैगिंग नीचे आ गई। वोल्टेज क्योंकि हमारे पास लीड कर रहा था तो वोल्टेज ऊपर आ गया, और क्योंकि करंट लैग कर रहा था करंट नीचे आ गया। ऐसा क्या जरूरी है कि हमेशा वोल्टेज लीड करे और करंट लैग करे? नहीं, करंट भी लीड कर सकता है, वोल्टेज भी लीड कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ना तो कोई लीड करे ना तो कोई लैग करे। उसको हम लोग कहते हैं इन फेज है दोनों।
जब हम लोग अभी रजिस्टर पढ़ेंगे ना, अभी पढ़ रहे रजिस्टर, बस इसके नेक्स्ट हम लोग रजिस्टर पढ़ेंगे तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों की पीक सेम टाइम पे आ जाए, दोनों में ना तो कोई लीड करे ना ही कोई लैग करे। सही है। अब हम लोग कहते हैं कि हम लोग बात करें रजिस्टर की, और रजिस्टर की बात भी कैसे कर रहे हैं कि सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर है भाई। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ऑल्दो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ सर्किट पढ़ते हैं, हम लोग आरएल सर्किट पढ़ते हैं, हम लोग आरसी सर्किट पढ़ते हैं, हम लोग आरएलसी सर्किट पढ़ते हैं, तो वहां पे ना हमारे पास एक वक्त पे दो या फिर दो से ज्यादा कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सही है। तो हम लोग जब सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर पढ़ेंगे तो हम लोग कहेंगे प्योर रेजिस्टिव, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर पढ़ेंगे तो कहेंगे प्योर कैपेसिटिव, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर पढ़ेंगे तो कहेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट। अभी हम लोग बात करते हैं प्योर रेजिस्टर सर्किट की। पीआर लिख देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। प्योर रेजिस्टिव सर्किट एक ऐसा सर्किट है, जैसे कि मैंने कहा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर है। अब यहाँ पे होता है कि यह है कि अगर हम लोग इसको ऑन अ ग्राफ प्लॉट करें, तो जैसे ये हमारे पास है लेट्स से वोल्टेज, वोल्टेज आया, वोल्टेज ने पीक दी, वोल्टेज नीचे चला गया। सिमिलरली करंट भी आया, करंट ने सेम टाइम पे पीक दी, करंट भी नीचे चला गया। तो वोल्टेज और करंट की जो पीक है वो सेम टाइम पे आई, यानी कोई आगे नहीं था ना ही कोई पीछे था, दोनों की जो लीडिंग है, दोनों ने लीड किया, ना तो दोनों ने लीड किया ना ही दोनों ने लैग किया। ऐसी कंडीशन के नाम हम लोग कहते हैं दोनों इन फेज हैं। सही है, दोनों इन फेज हैं। आप लोगों को यह बात याद रखनी है कि जब भी प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात होगी तो हमारे पास इन फेज होते हैं, और इसकी जो फेजर डायग्राम बनती है वो भी कुछ ऐसे बनती है। सही है। ये लेट से वोल्टेज है, ये लेट से करंट है। सही है, हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू रेजिस्टेंस। ई वी आर एम एस आर एम एस मैंने आपको बता दिया था कि जब हम लोग एसी की बात करते तो हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, और ये हमारे पास फॉर्मूला है कि ये हमारे पास फॉर्मूला बेसिकली यही है, वी इज इक्वल टू आई आर। बट क्योंकि एसी की बात करें तो इस फॉर्मूले के अंदर बस इतना चीज आ गया कि वी आर अकाउंटिंग के हमारे पास जो वोल्टेज है और करंट है वो स्टेडी वे में नहीं जा रहा, उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे पास वो बाइफेजिक है। सही हो गया। ये था हमारे पास एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब आता है हमारे पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अच्छा, जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना उसके अंदर आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो पोलराइजेशन पड़ी थी ना, उसको आपको क्लियर होनी चाहिए, वरना आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। सही है। अगर हम लोग डीसी की बात करें, यानी हम लोग डायरेक्ट करंट की बात करें जो हमने अभी तक पढ़ी थी, तो हम लोगों ने चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर पढ़ते हुए ये चीज पढ़ी थी इन द पोलराइजेशन, कि भाई जब हमारे पास वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड होता है ना, तो ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हैं, और तब तक जाते हैं जब तक ये वाला वोल्टेज लेट से 5 वोल्टेज है, तो यहाँ पे प्लेट्स के दरमियान एक 5 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ना हो जाए। जब यहाँ पे दोनों के अंदर ना पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 5 वोल्ट हो जाता है, तो ये बैटरी इतनी ताकत ही नहीं रखती कि मजीद इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सके। इलेक्ट्रॉन की फ्लो करने को करंट कहते हैं, और जब करंट फ्लो नहीं करता तो उस कंडीशन को कहते हैं ओपन सर्किट। कि एक ऐसी कंडीशन हो गई है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पा रहा क्योंकि हमारे पास सर्किट ओपन है। ऑल्दो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे पास सर्किट ओपन नहीं है, लेकिन हमारे पास सिचुएशन तो वैसे ही बन गई। तो हम लोग कहते हैं कि जब भी डीसी की बात होगी, जब भी डीसी की बात होगी, तो हमारे पास जो हमारा लेट्स से सर्किट है, हमारे पास जो कैपेसिटर है वो एज एन ओपन सर्किट काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि एक पॉइंट के बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो रुक जाएगा। मगर अगर हम लोग एसी की बात करेंगे ना, एसी के अंदर क्या होता है, एसी के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होती है ना, उनके निचुल होती है, वो एक जगह पे बैठते नहीं है, वो आगे जाएंगे, वो फिर से पीछे आएंगे, वो फिर से आगे जाएंगे, वो फिर से पीछे आएंगे। मतलब उनका जो फ्लो होगा ना वो नहीं रुकेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं रुक रहा तो हम लोग कह सकते हैं कि करंट चल रहा है, और करंट कब चलता है? इन अ क्लोज सर्किट। तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जब भी हम लोग बात करेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट की, तो वी विल अज्यूम इट एज एन ओपन सर्किट। सॉरी, जब भी हम लोग डीसी में बात करेंगे वी विल अज्यूम इट एज एन ओपन सर्किट। जब भी हम लोग एसी में बात करेंगे वी विल अज्यूम कि सर्किट क्लोज है और ये अपने आप अच्छे बच्चों की तरह चल रहा है। यहाँ पे ना हम लोगों को एक बात ये भी याद रखनी है कि हमारे पास वोल्टेज आया तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे मूव है। जब तक वोल्टेज नहीं था इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए थे, इलेक्ट्रॉन को कोई छेड़ नहीं रहा था। जैसे वोल्टेज आया, वोल्टेज ने बदमाशी की, इलेक्ट्रॉन को इस साइड पे भेजना शुरू कर दिया। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को इस साइड पे भेजना शुरू कर दिया तो हमारे पास करंट मूव हुआ, यानी पहले वोल्टेज आया फिर हमारे पास करंट आया। तो हमारे पास वोल्टेज ने बेसिकली करंट को लीड किया। अब इसकी जो फेजर डायग्राम होगी वो एग्जैक्टली यही वाली हम लोग उठा के डाल देंगे भाई। इसकी जो फेजर डायग्राम है हमने यही चीज यहाँ पे डाल, फेजर डायग्राम नहीं सॉरी ग्राफ,
हमने एग्जैक्टली यही वाला यहाँ पे आके डाल दिया। सही है। इसका जो फेजर डायग्राम होगा वो भी सेम होगा, इसका जो फेजर डायग्राम होगा वो भी सेम होगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात याद रखना कि जिस तरह से रेजिस्टर हमारे पास रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, कैपेसिटर के अंदर भी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है, पावर लॉस नहीं होता, नो पावर लॉस, नो पावर लॉस, बट रेजिस्टेंस जरूर होती है। अभी जो रेजिस्टेंस होती है ये इस वजह से होती है कि कैपेसिटर के अंदर एक फिनोमेना होता है, दैट इज बेसिकली कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सही है, कैपेसिटर के अंदर एक फिनोमेना होता है, दैट इज बेसिकली कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/2 पाई FC। अच्छा, अगर हमें निकालना हो कि हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है और हमें वोल्टेज और करंट दिया हुआ, तो कैसे निकालेंगे? ये वाला फॉर्मूला याद है, V=IR। इसके अंदर रेजिस्टेंस थी वो हमारे रेजिस्टर के थ्रू थी। यहाँ पे रेजिस्टेंस का फिनोमेना तो सेम है ना, जो फिनोमेना ऑफ रेजिस्टेंस है वो तो सेम ही है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम लोग इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी VRMS=IRMS इनटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फिर हम लोग इसको यहाँ पे नीचे ले जाएंगे और फिर हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक इस तरह से भी निकल सकती है। सही है। क्या होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस? हमने पढ़ा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिस तरह से हमारे पास एक रेजिस्टर अपोज करता है ना, उसी तरह से इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, जो रेजिस्टेंस ऑफर होती है वो हमारे पास रेजिस्टर के अंदर, दैट इज सेड टू बी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सही है। होपफुली यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारे पास इंडक्टर। अच्छा, हमने ये देख लिया कि भाई किस कहीं पे वोल्टेज और करंट दोनों फेज में थे। हमने ये भी देख लिया कि कहीं पे वोल्टेज लीड कर रहा था तो करंट लैग कर रहा था। अब क्या बचा भाई? सिंपल, अब करंट को भी तो लीड करने का मौका दो और वोल्टेज को भी तो लैग करने का मौका दो। सेम चीज यहाँ पे होती है। सही है। यहाँ पे हमारे पास जो करंट होता है, यहाँ पे हमारे पास जो करंट होता है वो लीड करता है और जो वोल्टेज होता है वो लैग करता है। सही है। अब इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? इसकी डायग्राम ऐसे बनेगी कि हमारे पास हम लोग यहाँ पे करेंगे करंट और हम लोग यहाँ पे कर देंगे भाई वोल्टेज। सही है। ये था हमारे पास करंट, ये था हमारे पास वोल्टेज। करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। तो जब करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा तो हमारे पास बेसिकली जो फेजर डायग्राम बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। अच्छा, वैसे यहाँ पे करंट क्यों लीड करता है, वोल्टेज क्यों लैग करता है, इसका भी कॉन्सेप्ट है, बट क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद करने के लिए समझा दिया, कैपेसिटर में याद करने के लिए समझा दिया, तो यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग आई होपफुली आप लोगों ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा होगा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वरना ये इतना कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज लीड कर रही है, कौन सी चीज लैग कर रही है। सही है। तो ये आ गया। यहाँ पे भी सिमिलरली हमारे पास जो ऑपोजिशन होती है वो हमारे पास रेजिस्टर के थ्रू तो नहीं होती, ये हमारे पास होती है ड्यू टू क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको हमने डिनोट करते हैं एक्स एल से, क्योंकि हमने इंडक्टर को डिनोट करते हैं एल से। और यहाँ पे ना हमारे पास वन नहीं होता, ऊपर हमारे पास वहां पे वन आया था ना, 1/2 पाई FL आया था ना रिएक्टेंस के अंदर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के अंदर। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली 2 पाई FL होता है। सही है। अच्छा, यहाँ पे FL है, वहां पे FC था, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी है। FL मतलब इंडक्टर में फ्रीक्वेंसी, FC मतलब कैपेसिटर में फ्रीक्वेंसी, ये कोई अलग से चीज नहीं है। सही है। एनीवेज, यहाँ तक हमारा जो AC करंट वाला चैप्टर है ना, ये हमारे पास पूरा कंप्लीट हो गया विद रिगार्ड्स टू द सिलेबस। इस चैप्टर में भी बहुत डिटेल बाकी है, बहुत सारी चीजें बाकी हैं जो कि इन बोर्ड्स आपको पढ़ना जरूरी है। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ MD-CAT 2025 दे रहे हैं जहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिलेबस फॉलो करना है, तो दिस इज मोर देन इनफ। सही है। अल्लाह हाफिज।